इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 28 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता उसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता उसे माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, नई विचारधारा के अनुसार कवक विज्ञान को माइसिटोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइसिटोलॉजी भी कहा जाता है। बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे एनाटॉमी कहते हैं। बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास तथा परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। लास्ट में हमारा है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों, कवकों की कोशिका भित्ति यह काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कवक के बारे में। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? आप बताएंगे कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनमें क्लोरोफिल का अभाव पाया जाता है, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो एक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कवक में केंद्रक उपस्थित रहता है। क्या रहता है? इनमें केंद्रक उपस्थित रहता है। कवक जो होते हैं नॉन वेस्कुलर होते हैं। इनका शरीर थैलोइड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव हेतु लगाया जाता है? तो दोस्तों, बीसीजी का टीका या तपेदिक यानी टीबी के रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। बात करते हैं बीसीजी के बारे में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप बताएंगे इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलमेटिक ग्यूरेन। यह टीका यक्षमा यानी टीबी की रोकथाम हेतु लगाया जाता है। एड्स या एचआईवी वाले बालकों को यह टीका नहीं लगाया जाता। बीसीजी के टीके का चिकित्सीय रूप में पहली बार उपयोग 1921 में किया गया था। पहली बार इसका इस्तेमाल कब किया गया था? आप बताएंगे इसका पहली बार इस्तेमाल 1921 में किया गया था। और इसे लगाने की उत्तम आयु कब मानी जाती है? तो दोस्तों, जन्म से लेकर 6 सप्ताह के भीतर यह टीका लगाने की उत्तम समय माना जाता है, परंतु यह टीका 6 वर्ष तक की आयु तक बालकों को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, गुणसूत्र में क्रोमोटेडिस जिस बिंदु से संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो दोस्तों, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स में क्रोमोटेडिस जीन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? जीन से जुड़े होते हैं क्रोमोटेडिस। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है, कवक द्वारा पौधों में उत्पन्न रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे आप कवक द्वारा पौधों में उत्पन्न रोगों के अध्ययन को प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? दोस्तों, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता प्रोफेसर पी महेश्वरी को माना जाता है। किसे माना जाता है? प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को माना जाता है। यह एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न नंबर 7, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस नामक रोग हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 6 का ठीक हो जाएगा। बात करते हैं आर्सेनिक के बारे में। दोस्तों, ये 5वें समूह का रासायनिक तत्व होता है। इसका परमाणु संख्या 33 होती है। आर्सेनिक की परमाणु संख्या कितनी होती है? आप बताएंगे। इसकी परमाणु संख्या 33 होती है तथा इसका द्रव्यमान
74.92 होता है। इसकी खोज अल्बर्ट मैग्नुस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेसेंटा यानी गर्भनाल की सहायता से भ्रूण को मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं गर्भनाल के बारे में। यह बच्चे के विकास को प्रेरित करता है तथा सुरक्षा के साथ साथ शिशु को यानी बच्चे को पोषण भी प्रदान करता है। गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करता है जो कि मां के शरीर में दूध की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। दोस्तों गर्भनाल जो होता है ये मां और बच्चे को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो इसका नया रेखीय संवेग होगा 32 गुना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, पानी से भरी एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी से भरी एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में गति करती है तो प्रकाश का जो गमन होता है एक सीधी रेखा में होता है, लेकिन जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गति करता है तो इससे इसके जो मार्ग में कुछ भटकाव आ जाता है यानी रिफ्रैक्ट आ जाता है। दोस्तों ये अभिलंब की ओर झुक जाता है या तो ये अभिलंब से दूर चली जाती है, इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दोस्तों इसको साधारण भाषा में बोल सकते हैं प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 11, निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के दरवाजों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। जंग से लोहे के पुल, लोहे के दरवाजे और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों लोहे पर जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है, इसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पे एक परत चढ़ाई जाती है। इस परत को क्या बोलते हैं? इस परत को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें जिंक धातु की परत चढ़ा दी जाती है लोहे के ऊपर, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, कौन सा हार्मोन फल, फूल एवं पत्ती आदि के असामयिक रूप से पौधों से गिरने पर नियंत्रण करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। जो ऑक्सीन होता है यह फल, फूल एवं पत्ती आदि के असामयिक रूप से पौधों से गिरने पर नियंत्रण करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं एथिलीन के बारे में। यह एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया था। कब किया था? 1962 में प्रमाणित किया था। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह फलों को पकने में भी सहायक होता है। बात करते साइटोकाइनिन के बारे में। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथम नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन्स के साथ मिलकर काम करता है। यह पौधे की जीर्णता को रोकता है यानी पौधे की बुढ़ापा को रोकता है। बात करते हैं गिबरेलिन के बारे में। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कोरोसोवा ने की थी। कब की थी? 1926 में की थी। यह दोनों पौधों को लंबा कर देता है तथा फल बनाने में मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, सल्फ्यूरस एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों आप बताएंगे सल्फ्यूरस एसिड, यानी आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड से कंफ्यूज मत होइएगा। यह सल्फ्यूरस एसिड है। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO3, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। इसमें एक अणु ऑक्सीजन का कम कर देने से यह H2SO3 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 14, मानव की आंख के रेटिना पर बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, आप बताएंगे। मनुष्य के आंख के रेटिना पर बनाया गया प्रतिबिंब रियल एंड इन्वर्टेड होता है, यानी वास्तविक एवं उल्टा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, वह आवृत्ति जो मानव कान के लिए श्रव्य नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से 22,000 हर्ट्ज की ध्वनि जो होती है यह मानव के कान के लिए श्रव्य नहीं होती, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों 22,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, मानव का जो कान होता है यह 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में ध्वनि को सुन सकता है, इसे ऑडिबल साउंड्स कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम के जो साउंड होता है इसे इंफ्रासोनिक यानी अपश्रव्य कहते हैं, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। जबकि 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि जो होती है ये अल्ट्रासोनिक कहती है, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता, परंतु कुत्ते बिल्ली आदि इसे सुन सकते हैं। वह चमगादड़ जो होता है इसे निकाल भी सकता है, ध्वनि को उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो आप बताएंगे किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों निम्नलिखित में से जो इथाइन होता है यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यह क्वेश्चन रेलवे एलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से लिटमस, हल्दी तथा गुड़हल की पत्तियों का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। इन सभी का प्रयोग प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। लिटमस, हल्दी तथा गुड़हल की पत्तियों का प्रयोग प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जाता है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस होता है तथा लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, आंवले में अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों आप बताएंगे आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल यह विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। यह सिट्रस फलों यानी खट्टे फलों तथा आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। बात करते हैं टार्टरिक अम्ल के बारे में। यह इमली, अंगूर व कच्चे आमों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जबकि एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। जबकि बात करते हैं फार्मिक अम्ल की, यह चींटी तथा बर्रई के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक नहीं है। दोस्तों आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। जो धान होता है यह नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक नहीं होता। बाकी सभी चना, सेम तथा मटर ये सभी पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक होते हैं। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दलहनी फसलों जैसे चना, मटर, दाल आदि की मूल ग्रंथियों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।